ठीक है ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, गुड हो गया जी। अच्छा, वापस आते हैं जी। बात हमारी चल रही थी, हमारा मॉड्यूल 2 चल रहा था। मॉड्यूल 2 का नाम क्या था? साइबर थ्रेट्स, आईओसीज एंड मेथडोलॉजी। इन शॉर्ट हम उसमें तस्करा कर रहे थे कि साइबर अटैक कैसे होता है और उसके बारे में हम बातें कर रहे थे। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। और साइबर अटैक के हमने कुछ मेजर टाइप्स हमने डिस्कस की। एंड बाय द वे, कोई बताएगा कौन सी 3 मेजर टाइप्स मैंने बताई थी साइबर अटैक की? नेटवर्क लेवल अटैक, होस्ट लेवल अटैक, एप्लीकेशन लेवल अटैक। नेटवर्क लेवल अटैक में हमने बहुत सारे डिफरेंट अटैक्स के बारे में आगे हमने पढ़ा, कुछ का हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखा। फिर होस्ट लेवल अटैक्स के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखा। आज इंशाल्लाह एप्लीकेशन लेवल अटैक के बारे में कुछ बात करेंगे और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आज हम मॉड्यूल 3 की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो पहले एप्लीकेशन लेवल अटैक होता क्या है, किसको कहेंगे? किसी के जहन में कोई एग्जांपल आ रही? एप्लीकेशन को इन्वेट करना, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी अटैक हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट लेवल में आता है। देखिए, एप्लीकेशन लेवल अटैक बहुत सादा सी बात है, नाम से अंदाजा हो जाता है कि किसी एप्लीकेशन। अब थिंग इज, इसमें मैं छोटा सा एक बड़ा बारीक सा एक पॉइंट है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंशाल्लाह बाकी चीजें काफी हद तक खुद ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगी। वो ये कि एप्लीकेशन भी तो किसी ना किसी कंप्यूटर पर, किसी ना किसी सिस्टम पर, किसी ना किसी सर्वर पर चल रही होती है, तो फिर उसको होस्ट लेवल अटैक में क्यों नहीं शुमार किया? होस्ट कहते हैं किसी डिवाइस को, किसी इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी इटसेल्फ सर्वर को। अब उस सर्वर पर या उस डिवाइस पर बहुत सी सर्विस चल रही हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर एप्लीकेशन भी चल रही हो। सर्विसेज हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर कोई एप्लीकेशन भी चल रही। तो जिस पर एप्लीकेशन चल रही होगी और यूजर्स, क्लाइंट्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होंगे, उसको हम कहते हैं, उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए उस मशीन पर अटैक करना, उस सर्वर पर अटैक करना, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी होल को कॉम्प्रोमाइज कर लें या आप एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी। क्या आपके पास मशीन की एक्सेस आई, आपने किसी मशीन को हैक किया, आपके पास उसकी एक्सेस आई, लेकिन उसकी एक्सेस आपके पास इतनी पावरफुल या इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं थी कि उस मशीन पे चलती हुई हर एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर लें? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लिमिटेड एक्सेस उसके पास आई, या तो लिमिटेड एक्सेस आई, या एक और काम भी होता है। एक और काम ये होता है, जैसे मैं आपको सादा जबान में बताता हूं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आई किसी मशीन की, लेकिन वहां पर जो उस सिस्टम के लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने डेटा को एनक्रिप्ट किया हुआ। एक्सेस तो आपके पास आ गई है, लेकिन आप कर कुछ नहीं पा रहे उसके अंदर। फिर इस तरह का भी मामला हो सकता है। तो एप्लीकेशन लेवल अटैक में हम एप्लीकेशन को यूज करते हुए अटैक होस्ट को ही कर रहे होते हैं। लेवल एप्लीकेशन वाला है। अच्छा, एप्लीकेशन लेवल अटैक की सबसे कॉमन, सबसे बड़ी और सबसे इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एग्जांपल है एसक्यूएल इंजेक्शन।
कौन सी एग्जांपल? SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी है। अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन में होता क्या है, करते क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अच्छा SQL इंजेक्शन में करते क्या है? SQL इंजेक्शन में देखिए, अभी मैंने बात का आगाज किया, ये हम कौन से अटैक्स आज डिस्कस कर रहे हैं? एप्लीकेशन अटैक्स नहीं, एप्लीकेशन अटैक्स तो नहीं कर, एप्लीकेशन लेवल अटैक। ये लेवल का वर्ड याद रखना है, वरना तो पिछली क्लास में भी हमने एक्जी एक तरह की एप्लीकेशन ही बनाई थी। एप्लीकेशन लेवल अटैक, तो एप्लीकेशन लेवल अटैक वहां पर काम करेगा जहां पे कोई ना कोई एप्लीकेशन बैकएंड पर चल रही होगी। यही होता है, क्या यही होता है कि किसी अमूमन आमतौर पर वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसके बैकएंड पर कोई एप्लीकेशन चल रही हो, वो डेटाबेस एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो किसी और चीज की एप्लीकेशन भी हो सकती है, और अगर वो एप्लीकेशन अगर डेटाबेस से रिलेटेड है तो उस पर SQL इंजेक्शन का अटैक अमूमन काम कर जाता है। या अगर उन्होंने वेबसाइट पर, वेबसाइट के बैकएंड पर कोई स्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्टिंग बेस एप्लीकेशन को चल रही है जिसके अंदर स्क्रिप्ट्स काम करते हैं, उसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला अटैक काम कर लेता है। अब SQL इंजेक्शन में होता क्या है, करते क्या है, अटैकर क्या करता है? अटैकर बेसिकली करता यह है कि उस वेबसाइट या उस सर्वर के बैकएंड पर जो एप्लीकेशन चल रही है, उस पर जो डेटाबेस चल रही है, उससे इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है। अब अटैकर अगर उस डेटाबेस, उस एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करने की कोशिश करे और वो डेटाबेस अटैकर को प्रॉपर जवाब दे, क्या इम्प्रॉपर, गलत जवाब भी दे दे, मिसाल के तौर पे मैं आप में से किसी से किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करूं जो उसको समझ ही ना आए, लेकिन जेस्चर तो समझ आएंगे, वो हाँ हूं नहीं, मुझे कम से कम ये पता लग जाएगा इसने मेरी बात सुनी है एक्सप्रेशन से, तो वो अमूमन समझ आ जाता है कि आपकी और इसकी कम्युनिकेशन हुई या नहीं हुई। अगर बात समझ आ गई तो उसका प्रॉपर जवाब भी हो सकता है, आपको मिल जाए उसी तरह का, लेकिन कम से कम कम्युनिकेशन समझ आ जाती है कि हुई कि नहीं हुई। अब इसमें अटैकर, SQL इंजेक्शन में अटैकर करता क्या है, बैकएंड पर जो वेबसाइट के उस पर बैकएंड पर जो डेटाबेस एप्लीकेशन चल रही होती है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अगर वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो, अगर कामयाब हो जाता है फिर वो प्रॉपर एक्चुअल SQL की क्यूरी चलाता है, और जब प्रॉपर SQL की क्यूरी चल जाए, असल चीज तो कम्युनिकेशन ही है ना। जब SQL की एप्लीकेशन डेटाबेस आपसे कम्युनिकेट कर रही है तो आप प्रॉपर क्यूरी चला दें और प्रॉपर क्यूरी का जवाब आ जाए, तो इससे बेस्ट और क्या होता है। तो इस तरह से सारी डेटाबेस का एक्सट्रैक्ट निकाला जा सकता है, ये सारी डेटाबेस का पता लगाया जा सकता है किस पे क्या चल रहा है, किस पे क्या चल रहा है। एक इन अदर वर्ड्स, आप सारी डेटाबेस को विदाउट हैविंग परमिशन आप पूरी डेटाबेस को एक्सेस कर लेते हैं, देख लेते हैं बैकएंड पे चल क्या रहा है। दिस इज कॉल्ड SQL इंजेक्शन अटैक। चलिए इसका थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बात जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी, आसानी से अंडरस्टैंड करने में भी
आसानी होगी। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं जनाब काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, और काली लिनक्स मुझे इंटरनेट के साथ चाहिए। तो इंटरनेट के लिए मुझे काली लिनक्स की नेटवर्क सेटिंग करनी पड़ेगी ब्रिज पर। नहीं जी, ये मेरे पास इस वक्त काली लिनक्स एक मशीन चल रही है। सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि मैं देखता हूँ मेरे पास काली लिनक्स की मशीन का आईपी एड्रेस है कि नहीं है। जी, आईपी एड्रेस है। और दूसरे नंबर पर मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास इंटरनेट की सर्विस है कि नहीं है। यस, मेरे पास इंटरनेट की सर्विस भी इस मशीन पर अवेलेबल है। सर जी, सर ये एक एरर आ रहा है। मैं लास्ट टाइम तो ये ठीक चल रहा था। सर एक तो मसला ये होता है जब मैं अपने ऑफिस के इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो वो फायरवॉल भी है, प्लस वो हायर एजुकेशन कमीशन का पर नेटवर्क है। तो उसके ऊपर ना ये कुछ सर्विसेज शायद नहीं चल पा रही कि एनएस लुकअप करता हूँ तो कम्युनिकेशन एरर टू डीएनएस पोर्ट देता है, कनेक्शन रिफ्यूज़ करता है। अभी मैंने सेम कमांड आप वाली चलाई है तो उसने टेम्परेरी फेलियर इन नेम रेजोल्यूशन कर दिया। वही डीएनएस आपके एनवायरनमेंट में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस उस पर सेट की हुई हैं, जिसकी वजह से एनएस लुकअप भी डीएनएस से रिलेटेड क्यूरी है और इंटरनेट भी रिस्ट्रिक्टेड या लेकिन अभी लिमिटेड ना सा सर रखा मैं हुआ है। अपने घर पे ना पीटीसीएल के उस पे हूँ, तो इसमें मतलब अभी तो वो ब्रॉडबैंड लैंडलाइन सिंपल इंटरनेट है, लैपटॉप आपका ऑफिस वाला है, ऑफिशियल है? लेकिन इसमें ये उस पे नहीं है, डोमेन पे नहीं है, वर्क ग्रुप पे। एक दफा इसको अपना फिजिकल मशीन को रीस्टार्ट करके दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट करें, और वर्चुअल मशीन को दोबारा, ये काली लिनक्स को दोबारा से रिकनेक्ट करके चेक करके देखें। उम्मीद है मसला हल हो जाना चाहिए। ना हो फिर डीएनएस आप चेंज कर लें या डीएनएस को रिफ्रेश या रिन्यू कर लें आईपी सेटिंग्स में, फिर ये हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा ये सिंपल वाला काम करके देख लें। ठीक होगा, मैं देखता हूँ। जी, अच्छा जी, कनेक्टिविटी इज ओके। अगला काम हमने करना क्या है? अगला काम हमने अटैक करके परफॉर्म करके चेक करके देखना है। अच्छा, इसके लिए अटैक करने के लिए तो ज़्यादा बड़ी मुश्किल चीज़ें अंडरस्टैंडिंग तो खैर जितनी ज़्यादा अच्छी हो अच्छी बात है, लेकिन उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। काली लिनक्स में हमारे पास एक बिल्ट इन टूल होता है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, एसक्यूएल मैप के नाम से। एसक्यूएल मैप स्पेस माइनस यू, आगे आपने लिखना है यूआरएल। अब यूआरएल आपके पास, दिस इज समथिंग ट्रिकी, कि आपके पास यूआरएल ऐसा होना चाहिए जो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वुलनरेबल हो।
जहां पर एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक हो सकता हो, हर यूआरएल पर एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक नहीं हो सकता। तो मैंने जनाब यहाँ पर एक ढूंढ के रखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ। नहीं कॉर्बेट पे नहीं है। कॉर्बेट को आप खुल के चेक करें, मेरी तरफ से इजाजत है। जी, ये मैंने यूआरएल लिखा और इसके बाद यूआरएल के एंड पर डैश डैश DBS। आप में से किसी ने अगर डेटाबेस पढ़ी होगी या डेटाबेस पे थोड़ा बहुत काम किया होगा तो उसको इस DBS क्यूरी का पता होगा। DBS का मतलब है शो डेटाबेसेस या डेटाबेस शो। तो यहां पर आप जो भी यूआरएल लिखेंगे, अगर उस यूआरएल पर वो डेटाबेस एप्लीकेशन चल रही हुई तो इस कमांड के जवाब में आपको बताया जाएगा कि वहां पर कितनी डेटाबेसेस चल रही हैं और उनके नाम क्या हैं। अच्छा, ये वाला अटैक जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक तो मैं लाइव अटैक करके दिखा रहा हूं और यहां पर मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी, खास तौर पे जिन्होंने CEH या हैकिंग पढ़ी हुई है उनको तो तरीका भी पता होगा कि आप ये नो पता लगे कल 15 लोगों ने मिला एक साथ इस पे एक दिन में प्रैक्टिस किया और उसके बाद ये वेबसाइट ही डाउन हो गई है। वैसे भी हमारे भाई होता है, उसकी वेबसाइट में अंदर जाएं, लिंक पे क्लिक करें, किसी सब लिंक पे क्लिक करें, तब वाला यूआरएल दें, वो वाला यूआरएल दें। ये देखिएगा जी, इसने बताया कि इस यूआरएल पर डेटाबेस 58 डेटाबेसेस चल रही हैं और इन सब के नाम उसने बताए। ठीक हो गया? अटैक अगर कामयाब होगा इस तरह से रिजल्ट आएगा। मतलब DBS डैश डैश DBS का मतलब मैंने बताया था डेटाबेस शो, उसने डेटाबेसेस दिखा दी। अगर अटैक नाकाम होता तो यहां आपको सिंपल लिखा हुआ नजर आ जाता, या एरर आता, नॉट कनेक्टेड एरर आ जाता, कि सिक्योर एरर आ जाता, कि नो डेटाबेस फाउंड, या ब्ला ब्ला, डेटाबेस हमें ना मिलती। हाँ, एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक एरर ऐसा आएगा जिसमें आपको नहीं पता लगेगा ये अटैक नाकाम हुआ है या क्या हुआ है। वो जैसे ही अभी असदर साहब बात कर रहे थे, इंटरनेट ही सही ना चल रहा हो तो भी ये अटैक काम नहीं करेगा। अच्छा चलें जी, ये तो हमारे पास आ गई थी डेटाबेसेस की लिस्ट। अब इस डेटाबेसेस की लिस्ट में से हम किसी एक डेटाबेस को चूज करते हैं और हम उसके अंदर उसकी डिटेल में देखते हैं कि आगे क्या है। और मेरे ख्याल से किसी को भी रैंडमली आप चूज कर सकते। वैसे प्रोफेशनली तो सबको 1 बाय 1 देखना चाहिए, लेकिन लिमिटेड टाइम होने की वजह से किसी को भी, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप किसी को भी यहां से पिक करें। और पहले हमने कमांड चलाई थी, ये आपको स्क्रीन के आखिर में लिखी हुई नजर आ रही होगी। अब इस कमांड को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। डैश डैश DBS की जगह लिखूंगा कैपिटल D। डैश डैश DBS की जगह मैंने क्या लिखा? कैपिटल D। और उसके आगे नेम ऑफ द डेटाबेस, और अब मैं लिखूंगा डैश डैश टेबल्स। पहले मैंने कहा था मुझे डेटाबेसेस के नाम बताओ, जब उसने डेटाबेसेस के नाम बता दिए, अब मैंने उन डेटाबेसेस में से 1 बाय 1 सबको पिक करना है और उनके टेबल्स देखने हैं। यानी कि अब हमारे पास उसके डेटाबेसेस की एक्सेस है
हमने क्या करना है जी, डेटाबेस में से अपनी मर्जी का, अपने मतलब का डेटा निकालना है। अब आपकी मर्जी, आपका मतलब क्या हो सकता है वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। आपने यूजर नेम और पासवर्ड पता लगाने हैं, आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकालनी है, आपने स्टोर में प्रोडक्ट्स की डिटेल निकालनी है, या स्टाफ मेंबर्स की डिटेल निकालनी है, या क्या डिटेल, उनके ईमेल एड्रेसेस निकालने हैं, क्या निकालना है। जो चीज निकालनी है आप 1 बाय 1 सारे कॉलम देखते जाएंगे। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉलम के नाम भी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ना भी हो तो डजंट मैटर, फिर आपको 1 बाय 1 सारी चीजें खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने ये SG कॉलेज के नाम से था, ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे ही है कि वो कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स की डिटेल के हवाले से उसने टेबल्स दिखाए। कहता है इसके अंदर 18 टेबल है, 18 में से एडमिन, कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल लिंक, लाइब्रेरी, मेन्यू, पेज एंड दिस आर ऑल द टेबल्स। मेरा ख्याल है मेरी तरह आप सब भी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कौन सा टेबल देखने में, वीडियोस वाला। वीडियो लीक किस तरह होती है मेरे ख्याल से। साइट पे भी अवेलेबल है ना, नहीं जी, मेरा ख्याल था आप कहेंगे कि एडमिन, लेकिन मैं तो एडमिन देखने में इंटरेस्टेड हूँ। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं बता दें, हम वो देख लेते हैं। बहरहाल देख हम 1 बाय 1 करके सारे सकते हैं। चलें जी, एडमिन देखते हैं। चलें जनाब जी, डैश डैश टेबल्स की जगह डैश कैपिटल T। अब मैं लिखूंगा नेम ऑफ द टेबल। डेटाबेस का नाम भी बताया, टेबल का नाम भी बताया। अब आगे मैं लिखूंगा डैश डैश कॉलम्स। इस टेबल में कॉलम कितने हैं? ये लें जनाब, ये कमांड मैंने चलाई थी, नीचे लिखी हुई भी नजर आ रही होगी, और उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया था। 6 कॉलम है। ईमेल एक कॉलम का नाम है ईमेल, दूसरे का फुल नेम, तीसरे का आईडी, चौथे का पासवर्ड, पांचवें का फोटो और छठे का स्टेटस। आप जिसकी भी डिटेल देखना चाह रहे हैं उसका नाम लिखें, उसकी डिटेल देख लें। अब क्या करना है, जिस तरह से वही वाला फॉर्मूला। अब डैश डैश कॉलम्स की जगह क्या लिखेंगे? डैश कैपिटल C। चलें जी, मैं डैश डैश कॉलम्स की जगह लिखूंगा डैश कैपिटल C स्पेस, और नाम दूंगा आगे लेट से मैं कहता हूं कि ईमेल, और डैश डैश टर्म कि ईमेल वाले कॉलम में, यानी कि इस URL की डेटाबेस जिसका नाम है एक्सप्लोर IMS SG कॉलेज का टेबल जिसका नाम है एडमिन का, इस कॉलम जिसका नाम है ईमेल के अंदर क्या लिखा हुआ दिखाओ। लें जी, ये लिखा हुआ, 1 लाइन हो, 2 लाइनें हो, 10,000 लाइनें हो, मिलियन बिलियन जितनी भी हो, आपको दिखा दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी हाँ, तो कॉलेज था ना, yahoo.com। और जाओगे प्राइवेट बोल, वेबसाइट भी तो ऐसे नहीं एक्सेस हो रही ना। तो ये ऑन द अदर साइड बता देता हूँ फॉर द लर्निंग पर्पस, डिपेंड ऑन यू कि आप एथिक्स की बाउंड्री में रहते हैं कि नहीं रहते। तो वैसे मैंने जितनी दफा बताया अक्सर हुआ ऐसा ही है, तो वो चेक करते हैं। और अमूमन मेरा ख्याल है, अगर मैं तो अप्रॉक्सीमेटली रफली परसेंटेज बताऊं तो समवेयर अबाउट 50% of the students successfully access the website of their university
वो दोबारा दिस इज अनदर वे। एप्लीकेशन लेवल अटैक्स इस तरह से होते हैं, उसकी एक हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी, और डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके देख। ठीक हो गया जी? ये तो अटैक हो गया, इसे वाइड अभी अगले यूनिट में चल रहे हैं, जब वो नेक्स्ट आगे चलेंगे ना, अभी मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट यूनिट में आईओसीज आ रहे हैं, या उसमें से नेक्स्ट यूनिट में सीम में भी पता लग रहा होगा, आईओसीज में भी पता लग रहा होगा कि पता कैसे चलेगा। पहले हम स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने सॉक का ओवरव्यू देखा, फिर उसका फंक्शनल मॉडल देखा, फिर हमने अटैक्स के बारे में तज़किरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अटैक्स के बारे में हमारा तज़किरा पूरा हो गया। अब हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे कि इनको पता कैसे लगाएंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या है। जब आइडेंटिफिकेशंस भी पता लगेंगी, फिर इंशाल्लाह उससे अगला मॉड्यूल हमारा होगा सीम्स का, कि सीम वाले पूरे सॉक एनवायरनमेंट के अंदर इन अटैक्स की ये आइडेंटिफिकेशन आ रही हैं, हम रीड कैसे करेंगे, हम समझेंगे कैसे, और जब समझना और रीड करना आ जाएगा फिर हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। एंड दिस इज द ऑल स्टोरी ऑफ सॉक एनालिस्ट। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो पूछें। यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड वाले कॉलम में दो चीजें मजीद हो सकती हैं। हो सकता है पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में, हो सकता है पासवर्ड इनक्रिप्टेड हो। प्लेन टेक्स्ट में होगा, प्लेन टेक्स्ट में दिखा देगा, इनक्रिप्टेड होगा तो इनक्रिप्टेड दिखा देगा, आप उसको खुद डिक्रिप्ट फिर कर लीजिएगा। या वो इवन इनक्रिप्टेड होगा तो वो ये टूल खुद ही आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड, डू यू वांट टू सी इनक्रिप्टेड पासवर्ड और यू वांट टू डिक्रिप्ट इट। अगर आप यस करेंगे ना, यस आई वांट टू डिक्रिप्ट, तो वो साथ ही डिक्रिप्शन करना भी उसको शुरू कर देगा। चलें जनाब, ये तो हो गया जी हमारा ये वाला मामला। हाँ, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी सा काम है कि वो पता कैसे चलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टास्क है, नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है इंसिडेंट्स, इवेंट्स और उनकी लॉगिंग। जी, इस मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम इंसिडेंट्स, इवेंट्स और उनकी लॉगिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉग, इंसिडेंट और इवेंट में फर्क क्या होता है। कौन बताएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कौन बताएगा कि मेरा ख्याल है ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो सर अटैक हो जाए सक्सेसफुल तो इंसिडेंट होता है, एक कोशिश हो, अटेम्प्ट हो, इवेंट हो, और लॉग सब तो वो तो एक वो तो लॉग ही है। कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जी सर, लॉग कोई भी एक्टिविटी है, इवेंट अनसक्सेसफुल अटैक है और इंसिडेंट सक्सेसफुल अटैक है। ठीक है। और इवेंट और इंसिडेंट, इवेंट सक्सेसफुल अटैक, इवेंट अनसक्सेसफुल अटैक है और इंसिडेंट जो है सक्सेसफुल अटैक है। ठीक ठीक हो गया जी। जी, वो लॉग स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है। टिपिकली लॉग, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, सोर्सेस। ये सॉक के केस में या सॉक के अलावा भी, सॉक में तो खास तौर पर लॉगिंग का बड़ा किरदार, बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी लॉग के सोर्सेस, मतलब आप कोई भी कंपनी लॉग कहाँ से कलेक्ट कर सकती है, तो ये उसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बताया हुआ है कि वायरलेस एक्टिविटी के लॉग आपको मिलेंगे किससे? वायरलेस एक्सेस पॉइंट से मिलेंगे।
कि किस यूजर का क्या आईपी था, क्या मैक एड्रेस था, उसकी एक्टिविटी आपको वहां से मिलेगी। विंडोज डोमेन लॉग से आपको मिलेंगे डोमेन पर जितने भी विंडोज के कंप्यूटर मेंबर हैं, जैसे दफातर में या कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता है, वहां पर डोमेन के जितने भी मेंबर हैं, किस मेंबर ने क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म नहीं किया, किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह की ब्राउजिंग, किस तरह की क्या कुछ किया, डोमेन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज उसकी वहां से आपको पता लग जाती हैं। क्लाइंट एंड फाइल सर्वर लॉग भी अलग होते हैं। इससे आपको अमूमन पता लगता है कि फाइल सर्वर बेसिकली होता है फाइल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए जो यूज हो रही होती हैं सोर्सेस, जैसे ड्रॉप बॉक्स है, या आप में से अगर कोई कॉल सेंटर कह रहा हूं मैं, सॉफ्टवेयर हाउस, आप में से अगर किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करने का या काम करने का इत्तेफाक हुआ हो तो उसको पता होगा कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में अक्सर उन्होंने एक जी ड्राइव बनाई हुई होती है कि रोज़ाना जो भी वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे डेवलपमेंट एक जी ड्राइव, जो कि शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव होती है, वहाँ पर अपनी रोज़ाना की वर्किंग रखते हैं सेव करके। तो वहाँ से फिर फाइल्स डाउनलोड भी हो रही होती हैं, अपलोड भी हो रही होती हैं, रख भी रहे होते हैं, सेव भी कर रहे होते हैं। तो वहां पर कौन आके क्या, किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की चीज रख रहा है, वो आपको उस तरह के लॉग्स को क्या कहते हैं, फाइल सर्वर या क्लाइंट ऑफ फाइल सर्वर लॉग्स। अच्छा, ये देखिए हर लॉग की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब फाइल सर्वर लॉग की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? क्यों जी? सर पिछली जैसे क्लास में जी FIM एक फाइल इंटीग्रिटी मॉड्यूल है, जैसे वाजा में भी यूज होता है कि आपकी जो क्रिटिकल फाइल्स हैं उसके अंदर किस बंदे ने एक्सेस किया है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की है, डिलीशन की है, किसी एक्जी फाइल को रन किया है, तो वो रन टाइम के ऊपर, रियल टाइम स्ट्रीम के ऊपर आपको हर फाइल का डिटेल दे रहा होगा, ताकि आपको पता चल सके कि इंटरनली या एक्सटर्नली आपकी किसी फाइल को किसी ने डिलीट तो नहीं कर दिया या मॉडिफाई तो नहीं कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसकी मैं सादा सी एग्जांपल दे रहा था। हमने पिछली क्लास में एक अटैक मैंने आपको पढ़ाया था। वो अटैक हमने कैसे किया था? एक फाइल बना के किया था। अब उसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, फाइल बनाकर हमारी कंपनी में या जिस कंपनी में भी, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस की मैं बात कर रहा था, सॉफ्टवेयर हाउस में कोई एम्प्लॉय हो, वो फाइल बनाए और वो फाइल सर्वर पर जहां पर सारे आके अपना डेटा स्टोर करते हैं वहां रख दे। अब वहां से कोई अनजाने में उस फाइल को उठा के अपने सिस्टम में ले जाए और रोजाना उसने जाके पता नहीं कितनी फाइल्स एग्जीक्यूट करनी होती हैं, वो भी एग्जीक्यूट हो जाए और उसकी मशीन कंप्रोमाइज हो जाए, डेटा लीक हो जाए, हैक हो जाए, बाद में पता लगे, इन्वेस्टिगेशन हो तो कहाँ से आया था, कैसे आया था, किसने भेज दिया, तो सोर्स क्या निकला? फाइल सर्वर। इसकी आपको ना एक मैं लिविंग एग्जांपल, ट्रू एग्जांपल बताने लगा। बहुत बड़ा दुनिया का एक वाकया हुआ था अपने टाइम पर, तो 8-10 साल पुरानी बात है। स्टक्सनेट उसको कहते हैं। आप गूगल में जाके स्टक्सनेट लिखेंगे, आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसकी सारी डिटेल्स पता लगेगी। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। इन शॉर्ट मेरे बताने का मकसद ये है कि उसका भी सोर्स ये फाइल सर्वर ही बना, कि किसी ने किसी तरह से एक इन्फेक्टेड फाइल उनके इंटरनल नेटवर्क में भेज दी और वहां जाके वो एग्जीक्यूट हो गई और उसने जो वो पूरा न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजन सिस्टम चल रहा होता है उसको जाके उसने हार्म कर दी। तो ये सारे के सारे अपनी जगह पर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विंडोज लॉग, विंडोज के लॉग के बारे में आप सबको पता होगा क्या होते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप, मैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं, इस पर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं विंडोज बेस्ड, नॉट एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटी क्रोम में हो रही होगी, वेब ब्राउजर में हो रही होगी,
पीडीएफ वीवर में हो रही होगी, नोटपैड में हो रही होगी, लेकिन विंडोज की जेनेरिक एक्टिविटीज भी तो होती है। फॉर एग्जांपल विंडोज अपडेट होना ना होना, विंडोज के इवेंट लॉग, विंडोज के अंदर सर्विसेज चलना ना चलना, ये सारी एक्टिविटीज विंडोज की एक्टिविटीज होती हैं और उनके लॉग आपको विंडोज के लॉग में से मिल जाते हैं। फिर नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, राउटर स्विचेस होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स और वीलैन्स होती हैं उसके अंदर। स्विचेस को वीलैन्स में, वर्चुअल लैन्स में डिवाइड किया हुआ होता है, उसके लॉग्स, डेटाबेसेस होती हैं उनके लॉग्स, और पहले ये चीज बतानी समझानी पड़ती थी, अब हमें भी जरा कम एफर्ट लगानी पड़ती है, आवाम को बड़ी अच्छी तरह से बात समझ आ जाती है। फायरवॉल और उसके लॉग्स, ये फायरवॉल के लॉग्स ही तो होते हैं जिन पर वर्किंग करके अगली पॉलिसी बनती है कि हाँ जी फलां का चैनल बंद करना है और बाकी सारा कुछ चलते रहने देना, या फलां तरह की चीज को, फलां तरह की वेबसाइट को या इस तरह की चीज को ब्लॉक करना है, बाकी सारा कुछ चलता रहने देना। हाँ वो मसला मसाइल चलता रहता है। चलें जी, लॉग की जरूरत क्या होती है, क्यों जी लॉग की जरूरत क्यों होती है? पता चल रहा है करके लॉग से भी आप असेस करेंगे कि आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है। यस, देखिए लॉग सबसे मेन और बेस पॉइंट है। जब आपको ये लॉग ही तो होता है जिससे पता लगता है कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। सारे का सारा सॉक का स्ट्रक्चर मैंने उस दिन बताया था, शायद याद हो आपको, वो हैवीली डिपेंड कर ही लॉग पर रहा है। मैं बजाय एक एक चीज की डिटेल में जाता जाऊं कि उसमें पॉलिसी वायलेशन पता लगती है, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पता लगते हैं और ऑपरेशनल चीजों का पता लगता है, बेसलाइन पता लगती है, सिंपल इज दैट। सॉक मैंने बताया था ना कि पूरी कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर किया जा रहा होता है, तो वो मॉनिटर होता कैसे है? हर डिवाइस अपने हर तरह के लॉग्स ही तो भेज रही होती है और उन्हीं से ही तो पता लग रहा होता है हर एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मॉनिटरिंग करना भी कह सकते हैं, बट लॉगिंग इज द मेन एन एक्यूरेट वर्ड। अच्छा जी, मजीद आगे लॉगिंग रिक्वायरमेंट्स पे बात चल रही है। अच्छा जी, लॉगिंग की एनवायरनमेंट की बात को ले से आगे चल के मैं बात करता हूं लॉग का फॉर्मेट। नहीं जी, ये है तो थ्योरेटिकल चीज, लेकिन यकीन जाने मुझे पता है, शायद आप में से भी जरूर कोई ना कोई होगा, बल्कि हैं, मैं पॉइंट आउट नहीं करता, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं मुझसे मल्टीपल टाइम ये सवाल पूछ चुके हैं, सर ये लॉग पढ़ते कैसे हैं, लॉग देखते कैसे नहीं है, लॉग देखते कैसे हैं, कहां से कौन सी डिटेल निकलेगी वो भी अभी आपको आज नहीं तो कल नहीं तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। लेकिन लॉग समझ नहीं आता पढ़ते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला है जी, लॉग का फॉर्मेट पता होगा तो आपको लॉग समझ भी आएगा। ये जितनी चीजें लिखी है ना, ये अमूमन सारी लॉग में होती हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, इसका ऑर्डर जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ही हो। ये जो सीक्वेंस नीचे लिखा हुआ ना, यूजर आईडी, डेट एंड टाइम, टाइप ऑफ इवेंट, सक्सेस और फेलियर इंडिकेशंस, इवेंट ओरिजिनेशन पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, सिविरिटी, सर्विस नेम, प्रोटोकॉल, यूजर, ये सारी चीजें लॉग में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर से, ऑर्डर आगे पीछे होता है, क्योंकि एक लॉग
हो सकता है विंडो का हो, दूसरा लॉग हो सकता है किसी नेटवर्क डिवाइस का हो, तीसरा लॉग हो सकता है कि वो किसी डेटाबेस का हो, चौथा लॉग हो सकता है कि जनाब वो किसी एप्लीकेशन का हो। तो हर एक का स्ट्रक्चर, सॉरी ये फॉर्मेशन उसकी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फॉर्मेट यही होता है। क्या होता है लॉग के अंदर आमतौर पर? यूजर आईडी, डेट एंड, देखें एक दो चीज इनमें से कुछ चीजें तो पक्की पक्की होती हैं। डेट एंड टाइम जरूर होगा, टाइप ऑफ इवेंट जरूर होगा, सक्सेस और फेलियर जरूर होगा, डिस्क्रिप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है, सर्विस नेम या प्रोटोकॉल भी जरूरी होगा। किसी में सिविरिटी होती है, किसी में नहीं होती, किसी में यूजर आईडी होती है, किसी में नहीं होती, किसी में इवेंट ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, किसी में नहीं होता। जैसे शायद आपको याद हो पिछली या उससे पिछली क्लास में मैंने आपको वो नेटवर्क स्निफिंग बताया था। नेटवर्क स्निफिंग में वायरशॉक हमने यूज किया था। ये वाली चीज अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह बात आपको समझ आ रही होगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप इसकी गेन करना चाहते हैं ना, ये वाली स्लाइड अपने साथ रखें, दूसरे एंड पर वायरशॉक चला लें और वायरशॉक की कोई भी एक लाइन पकड़ लें, उसके अंदर देखेंगे सारी चीजें हैं, इनमें से कितनी चीजें मौजूद हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड बी अवेलेबल, ये जितनी चीजें इनमें ज्यादातर आपके पास वहां पर उसके अंदर अवेलेबल होंगी। और वहां से आपको लॉग का फॉर्मेट समझ आएगा। जब लॉग का फॉर्मेट समझ आएगा, स्ट्रक्चर समझ आएगा, लॉग पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ एक चीज, लॉग का फॉर्मेट अगर आप समझ जाएं, सिर्फ पीछे फिर एक चीज तंग करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तंगी खत्म होगी। वो क्या चीज तंग करेगी? ये वाली चीज, डिस्क्रिप्शन। समझना आ रही है। डिस्क्रिप्शन आपको डेट एंड टाइम प्रॉब्लम नहीं करेगी, टाइप ऑफ इवेंट भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, सक्सेस और फेलियर भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रोटोकॉल या पोर्ट या सर्विस नेम भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम करेगी उस चीज की या उस प्रोटोकॉल की या उस कम्युनिकेशन की जिस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप में से किसी को सिंधी आती है? सिंधी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज आती है? मैं अगर सिंधी में बोलना शुरू हो जाऊं, मिसाल एक दे रहा हूं समझाने के लिए, मैं अगर सिंधी में बोलना शुरू हो जाऊं और या आप में से किसी को मेरी सिंधी की रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो भेजी जाए, तो आपको क्या क्या कुछ पता लग जाएगा और क्या क्या कुछ समझ नहीं आएगा। सर जो ऐसे मतलब ये वर्ड समझ हैं, आ जाएगा मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, या मैं गुस्से हो रहा हूं, या मैं लेक्चर दे रहा हूं, या मैं डांट रहा हूं, या मैंने कोई मजाक की बात की है, जेस्चर से पता लग जाएगा। मतलब देखिए ना, सक्सेस और फेलियर भी पता लग जाएगा, डेट एंड टाइम भी आपको पता लग जाएगा, टाइप ऑफ इवेंट का भी आपको अंदाजा हो जाएगा, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी सर्विस, कौन सा टॉपिक चल रहा है वो भी पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन सबसे मुश्किल चीज होगी जी। ठीक हो गया ना? तो ये डिस्क्रिप्शन वाला मामला जिस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ होता जाता है कि आपका जिस चीज का तजर्बा होगा उस चीज की डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ जाएगी। अब यही सिंधी वाला फार्मूला उठा के आप उर्दू पे ले आए, मसला ही कोई नहीं। पंजाबी पे ले आए तो शायद तब भी कोई मसला नहीं है। किसी के लिए पश्तो पे भी शायद मसला नहीं होगा, किसी के लिए होगा भी सही। चलें जी, लॉगिंग अप्रोचेस। दो अप्रोच फॉलो की जाती हैं आमतौर पे, समटाइम दो से ज्यादा भी होती है जी।
लेकिन आमतौर पर दो अप्रोच, ये बड़ी कॉमन अप्रोच है जो यूज की जाती हैं, एक लोकल लॉगिंग और दूसरी सेंट्रल लॉगिंग। हमें सॉक में कौन सी लॉगिंग को फोकस करना चाहिए? तो दोनों को ज्यादा लोगों को सेंट्रल लॉगिंग को सर। सॉक इज द नेम ऑफ सेंट्रल लॉगिंग। वो तो नेटवर्क कॉलम ही है। सीम बेसिकली सारी वो तो सर सीम के बगैर सॉक नहीं है और सॉक के बगैर सीम नहीं है, और सीम में क्या होता है मैंने पहले दिन बताया था, ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारा सेंट्रल ही तो सारा डेटा कलेक्ट हो रहा होता है। बेसिकली सेंटर लोकल को कलेक्ट करके रीडायरेक्ट करके एक सेंटर पर मैनेज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ लॉग के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, सॉक के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रलाइज में वो बात कर रहा होगा। लोकल होता है कि डिवाइस के अपने स्टैंड अलोन लोकली लॉग्स, लेकिन सॉक की जब भी बात आएगी तो लोकल लॉग की बात नहीं आएगी, सॉक की बात आएगी तो हमेशा सॉक में सेंट्रलाइज लॉगिंग की बात ही आएगी। ठीक हो गया जी? चलें जी, ये आज का टॉपिक मैं यहीं पे मुकम्मल करता हूं, और आप सबसे गुजारिश है कि हमारी क्लासेस में ब्रेक्स बड़ी आ रही हैं इत्तेफाक से, तो साथ साथ प्रैक्टिकल और साथ साथ पिछली वाली चीज़ों पर ज़रा एक दो नज़र साथ साथ दौड़ाते रहा करें, चीज़ें इंटर रिलेट को रिलेट रहेंगी। कल इंशाल्लाह इससे आगे हम चलेंगे, कुछ इससे रिलेटेड के विंडोज़ के लॉग्स कहाँ से निकलते हैं, कैसे होते हैं, और उनके कुछ चीज़ों की तरफ हम इसी चीज़ को हम आगे लेके चलेंगे। किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछो। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। तो देखिए, जैसे आपने इससे प्रीवियस स्लाइड में ना सिवियरिटी का जिक्र किया सर, सीम सॉल्यूशंस में बेसिकली सिवियरिटी लॉग की हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि या फिर हम जो खुद से अपने किसी एसेट की सिवियरिटी, जैसे कोई बिजनेस एसेट है, हमारा डीएमजी का कोई सर्वर पड़ा है, तो हम उसकी सिवियरिटी, उसके मैग्नीट्यूड को हाई रखेंगे कि क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी लॉग सोर्स को भी डिपेंड किया जाएगा कि ये कितनी क्रेडिबल लॉग सोर्स है जहाँ से ये सोर्स लॉग आता है। उसके बाद ये जो डेस्टिनेशन है, जो सर्वर है, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसकी सिवियरिटी को हम सिलेक्ट करेंगे। ये तो हम लोग खुद करेंगे जी, तो ऐसे सर ही है। जो लॉग आ रहा है वो सिवियरिटी कैसे देगा? नहीं, लॉग देखें, लॉग के अपने डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर आपने लॉगिंग पे या सिस लॉग पे या इवेंट व्यूअर्स पे आपने काम किया हो, तो लॉग्स की मशीन की, विंडोज की, लिनक्स की, हर मशीन पे जो लॉग जनरेट हो रहे होते हैं ना, मशीन की अपनी भी सिवियरिटी रेटिंग होती है। मिसाल के तौर पर हार्डवेयर फेलियर की लॉग्स की सबसे ज्यादा सिवियरिटी रेटिंग होती है, इसलिए वो किसी फाइल में जाके स्टोर नहीं होते। हार्डवेयर से रिलेटेड लॉग्स विंडो में भी, वैसे कल की बात थी, आपने तस्करा किया, कोई मसला नहीं। हार्डवेयर से रिलेटेड लॉग अमूमन लॉग्स स्टोर होते हैं किसी फाइल में, किसी जगह पर जाकर। अब वहां पर कोई जाएगा, देखेगा, तो उसको लॉग पता लगेंगे, वरना पता लगेंगे नहीं। एक चीज है जिसकी सिक्योरिटी रेटिंग हाई है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पता लगना चाहिए। बंदा वहां जाके देखे ही ना, फाइल में तो नहीं पता लगेगा ना। तो जिसकी सिक्योरिटी रेटिंग ज्यादा होती है उसके साथ क्या होता है, सामने ही पॉपअप करके दिखा देता है, विंडोज की स्क्रीन पर मैसेज आता है ना, पॉपअप, यूएसबी लगी है, यूएसबी निकाली है, वो हार्डवेयर अटैच हुआ है, वो हार्डवेयर डिटैच हुआ है, स्टोर होते हैं, लेकिन हमें साथ व्यू भी करवाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रेटिंग। कुछ लॉग्स ऐसे होते हैं जिनकी सिक्योरिटी रेटिंग कम होती है, वो फाइल में ही जाते हैं सीधे, देखना होगा देख लेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस के जो अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके हवाले से सिक्योरिटी रेटिंग की हम बात कर रहे थे। वो जो आप बात कर रहे थे वो तो सॉक और कंपनी बिजनेस मॉडल की सिक्योरिटी रेटिंग के हवाले से होती है। सर जैसे मतलब कोई डिफाइन लॉग की करनी होती है सिवियरिटी या हमारी सीम्स में डिफाइंड होती है।
लाइक सर हमारी अगर सिवियरिटी उस लॉ की सिवियरिटी से मैच करेगी या उसके बदले कोई रूल ट्रिगर करेगा और उस रूल के ट्रिगर करने के साथ ऑफेंस जनरेट हो जाएगा, इस तरह है? नहीं बेसिकली होता ये है कि जो सिस्टम के जो सिवियरिटी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको सिस्टम ज्यादा सिवियरिटी रेटिंग दे रहा हो उसको सीम कम दे रहा हो, ऐसा भी नहीं होता। सीम भी उसको ज्यादा देगा, लेकिन सीम उसके साथ अगला जो काम करेगा उसके साथ थ्रेट सिवियरिटी भी देखेगा कि लॉग तो सिवियर है कि इसकी वजह से लॉग की वजह से थ्रेट कितना बड़ा या अटैक कितना बड़ा या इवेंट इंसिडेंट कितना बड़ा हो रहा है। वो दोनों चीजें मैच करके फिर आपको बताएगा कि हाँ जी ये इवेंट तो एक बहुत बड़ा हुआ था, मशीन पे किसी ने यूएसबी लगाई थी लेकिन उससे नुकसान कोई नहीं हुआ, इस तरह से। कॉपी का मैसेज नहीं आता, पेस्ट का मैसेज आता, सिवियरिटी। जी ठीक हो गया, चलें जी इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी फिर कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। हाँ,